Hello students, we were studying cell biology and the first part has been completed, that is cytology, जहां पर हमने बात करी है सेल की, सेल के स्ट्रक्चर्स की, उसके अंदर मिलने वाले स्ट्रक्चर्स की और उनके फंक्शंस की। अब अपन क्या देखने वाले हैं, सेल डिवीजन की, कैसे एक सेल से दूसरा सेल बनता है। साइटोलॉजी के अंदर जब अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, सेल थ्योरी, तो कुछ याद करो, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और वैसा शेप दिया था उसको जैसा कि हम आज स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, उनकी लैंग्वेज में क्या था, ओमनिस सेलुला इज सेलुले, और हम क्या बोलते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अब अपन देखेंगे हाउ द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कैसे अराइज हो रहे हैं बाय सेल डिवीजन। अब देखो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनफैक्ट थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंस है। वर्ड में देखें तो सेल सेल है, दोनों में एक वर्ड का तो डिफरेंस है आगे साइकिल और डिवीजन का, पर इस एक वर्ड में बहुत सारी चीजें हैं। एक सेल है बेटा, वो डिवाइड करा, डिवाइड करके उसने नया सेल बनाया। अब ये नया सेल वापस डिवाइड होने के लायक बनेगा, फिर डिवाइड करेगा। तो बेटा दो डिविजन्स के बीच का जो पूरा का पूरा इवेंट चल रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन सेल साइकिल। सिर्फ डिवीजन नहीं, दो डिवीजन के बीच का पार्ट भी इंक्लूड करेंगे तो क्या बनता है, कंप्लीट सेल साइकिल, वन कंप्लीट सेल साइकिल। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस सी दिस एग्जांपल। एक डायग्रामेटिक इस चीज को अपन ने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है बेटा, एक सेल है। ये सेल क्या कर गया बेटा, सेल डिवाइड कर गया। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से दो नए सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये तो हुआ सिर्फ सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या चीज है, दो डिवीजन के बीच का पूरा पार्ट है, इंक्लूडिंग द डिवीजन। तो देखो कैसे, ये जो सेल था बेटा एक बड़ा सेल था, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ क्या चला गया इनके पास, अंदर का मटेरियल चला गया, साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स जो भी होंगी चीजें चली गई। तो अब क्या हुआ बेटा, ये सेल तो छोटा सा रह गया। अब इसको वापस अगर ये बार बार ऐसे डिवाइड करता रह गया तो एंड में जाके क्या हो जाएगा, सेल की शेप तो बहुत, साइज तो बहुत जरा सी रह जाएगी, डिवाइड कर ही नहीं पाएगा वो, उसके पास प्रॉपर अमाउंट में साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट्स कुछ रहेगा ही नहीं। तो सेल अब क्या करेगा, जो ये नया सेल बना है ये अब डिवाइड नहीं करेगा, ये पहले ग्रोथ करेगा, ये पहले बड़ा सेल बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये क्या करेगा, सेल का वापस से डिवीजन करेगा और फिर से क्या बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे। तो देखो सिर्फ डिवीजन ही नहीं, दो डिवीजन के बीच में जो ये ग्रोथ वाला पार्ट है, जो बहुत सारे इवेंट्स यहां पर हुए होंगे, ये सारे इवेंट्स मिलाकर क्या है, ये है एक कंप्लीट सेल साइकिल। एक नए सेल में ग्रोथ होना, फिर वापस से डिवाइड होकर वापस से नए सेल बनना, दैट इज सेल साइकिल। अब ये जो सेल साइकिल है बेटा, ये तो हमें समझ में आ गया क्या है, आई होप समझ में आ ही गया है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी सी बात है कि डिवीजन तो छोटी सी बात है कि एक सेल से दो सेल बन गए, लेकिन एक सेल से दो सेल बनने के लिए जो तैयारी हुई है सारी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल साइकिल। अब देखो ऑब्वियसली ये जो ऊपर वाला नया सेल बना था ये भी डिवाइड करेगा, बट फॉर द सेक ऑफ द बेटर विजिबिलिटी ऑन बोर्ड, ताकि यहां पर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए चीजें, इसलिए अपन ने एक ही सेल को क्या करा है, डिवाइड करते हुए, ग्रो करते हुए शो किया है, दूसरे वाले को नहीं किया। ऑब्वियसली वो भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इसके बाद वाले भी डिवाइड करेंगे। बेटा ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, समझ गए। इसलिए तो अपन ने क्या बोला, साइक्लिक है। एक बार क्या हुआ, ग्रोथ हुई, डिवीजन हुआ, अब क्या हुआ, रुक थोड़ा गया, वापस से ग्रोथ हुई, वापस से डिवीजन हुआ, ये प्रोसेस साइकिल में चलता जाएगा। दैट इज वाई द टर्म सेल साइकिल। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन जो है या सेल साइकिल जो है, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, देखो जब अपन ने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था और क्रोमोसोम पढ़े थे, वहां पर अपन ने एक बात डिस्कस करी थी कि जो न्यूक्लियस है, जो ह्यूमन का सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और जब अपन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस देखे थे,
कहां पर देखे थे बेटा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जब अपन ने चैप्टर फिनिश कर दिया था उसके बाद अपन ने देखा था, तो एट दैट टाइम वी डिस्कस दैट प्रोकैरियोट्स आर कंसीडर्ड एज हैप्लॉइड, whereas यूकैरियोट्स कैन बी हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और इवन पॉलीप्लॉइड। उनके अंदर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटा नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को अपन कैसे लिखते थे? एन से लिखते थे। हैप्लॉइड सेल में एक ही सेट होगा, डिप्लॉइड सेल में दो सेट होंगे तो 2n लिखते थे। ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे सोमेटिक सेल से, फॉर एग्जांपल ह्यूमन चीक सेल हो गया, क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल है। इसका मतलब क्या? 2n, क्योंकि दो पेयर हैं, 23 पेयर है, आई मीन टू से क्या है? 23 पेयर है। 23 पेयर का एक सेट है, 23 पेयर का दूसरा सेट है, दोनों सेट मिलके क्या बना? 2n बना। सिंगल सेट क्या था? n था। तो देखो, जब डिप्लॉइड सेल से डिवीजन के बाद वापस डिप्लॉइड सेल ही बनेगा, यानी कि यहां पर जितना सेट था क्रोमोसोम का उतने ही सेट यहां पर है। अगर ये ह्यूमन सेल का एग्जांपल ले, यहां 23 पेयर थे, यहां पर भी 23 पेयर है, यहां पर भी 23 पेयर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंचा है, या इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हुआ है? पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर गए हैं, इक्वेशनल डिवीजन हुआ। मियोसिस जो है बेटा रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि ये गैमेट्स बनाने के लिए काम में आता है। अल्टीमेटली फाइनल जो गैमेट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का ये एग्जांपल ले, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम, दोनों ही कैसे हैं? हैप्लॉइड है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड बनाने के लिए क्या करना पड़ा? जो मदर सेल था इन सबका, जो एक प्रीकर्सर सेल था जो कि डिप्लॉइड था, उसमें क्या करना पड़ा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना पड़ा। एक्चुअली सेट क्या करने पड़े? सेपरेट करने पड़े। जो यहां दो सेट थे, 23 पेयर, एक पेयर दूसरा पेयर, ऐसे 23 पेयर जो हैं, तो 23 इधर डाले, 23 उधर डाले, एक सेट इधर गया, दूसरा सेट उधर गया, और फिर वापस से डिवीजन हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ? सबके अंदर वही के वही क्रोमोसोम गए। तो यहां से एक हल्का सा आइडिया मिल रहा है कि जो मियोसिस है वो 2 स्टेप में होगा, जबकि माइटोसिस है वो सिंगल स्टेप में होगा। और मियोसिस की भी जो 2 स्टेप्स है, उसमें पहली स्टेप में तो रिडक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, पर दूसरी स्टेप में नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हो रहा है, ये डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन मियोसिस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। पहले अपन माइटोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद अपन मियोसिस पढ़ेंगे। एक बेसिक सा आइडिया दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और यहीं से एक बात और देखो कि अगर अपने को माइटोसिस की स्टडी करनी है तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ऑनियन रूट टिप सेल को ले लो, उसको डिवाइड करते हुए देख लो, पूरा का पूरा माइटोसिस अपने को समझ में आ जाएगा। मियोसिस अगर समझना है तो इसकी स्टडी अपन किस में करेंगे? एंथर में करेंगे। प्लांट के अंदर होगा एंथर, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, इसमें मेल गैमेट्स बनेंगे। तो कोई एक मदर सेल होगी, कोई एक पेरेंट सेल होगा जो कि डिप्लॉइड होगा, एक प्रीकर्सर गैमेट्स का। वो क्या करेगा? मियोसिस 1 करेगा, हैप्लॉइड सेल बनेंगे, फिर मियोसिस 2 करेगा, 4 क्या बन गए? गैमेट्स बन गए, 4 मेल गैमेट्स बन गए। अब ये कैसे हो रहा है बेटा, इस बात को समझो। अभी अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, मियोसिस के अंदर ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया और देता हूं मैं आपको N2N, C2C इन टर्म्स का, क्योंकि ये टर्म्स अभी अपने काफी यूज में आने वाली हैं। बेटा N और 2N तो समझ में आ ही गया है कि अगर हैप्लॉइड है, अगर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो N है, दोनों सेट हैं तो क्या है? डिप्लॉइड है। ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझो 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 + 23 है, तो क्या है? डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या? इधर 23 है, उधर 23 है, एक सेल में 23 ही है, आधे ही क्रोमोसोम में एक ही सेट है, तो क्या है? N है। अब 2C और 4C वाली बात समझो। क्रोमोसोम जो होता है बेटा, वो भी अपन ने स्टडी किया था। क्रोमोसोम के अंदर अपन ने क्या देखा था कि क्रोमोसोम में क्या थे? आर्म्स थे। और वो आर्म्स किसके थे? बेसिकली वो आर्म्स क्रोमेटिड के थे। तो एक क्रोमोसोम पे अपन ने 2 क्रोमेटिड देखे थे, पर एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाला भी हो सकता है। क्रोमोसोम दोनों ही टाइप के होते हैं, सिंगल क्रोमेटिड वाला और 2 क्रोमेटिड वाला। अब वहां से कॉन्सेप्ट आएगा C और 2C का।
अब उस चीज को आप समझो कि जैसे क्या है, ये एक डिप्लॉइड सेल है। यहां पर अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो यहां पर दो ही क्रोमोसोम है और दोनों क्या है, अलग अलग सेट हैं एक ही चीज के, यानी कि यहां पर 2n है, दो जीनोम है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही चीज के हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। तो यहां पर मान लो ह्यूमन का ही एग्जांपल ले रहे हैं और यहां पर अपन ने क्या करा, सिर्फ क्रोमोसोम 1 को अभी शो करा। कितने हैं क्रोमोसोम 1, 2 हैं। और क्रोमोसोम 1 यहां पर अपने को कैसे देखने को मिलेंगे बेटा, ऐसे देखने को मिलेंगे, 2 क्रोमेटिड वाले। कितने क्रोमेटिड वाले, 2 क्रोमेटिड वाले। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड कितने हो गए बेटा, यहां पर 4। क्रोमेटिड का नंबर तो क्या हो गया, 4। अगर क्रोमेटिड का नंबर 4 हो गया तो यहां पर अपन क्या बोल देंगे, 4C बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, 4C। एन की बात करो बेटा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2, 2 सेट है ना, तो एन क्या हो गया, 2। तो ये सेल कैसा है, 2n और 4C। इस सेल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है, कोई भी पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है, चाहे वो क्रोमोसोम 1 हो चाहे वो क्रोमोसोम 2 हो, उसका नंबर कितना होगा, 2। और उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड होंगे, 4। 2 इस क्रोमोसोम पर, 2 इस क्रोमोसोम पर, टोटल 4 क्रोमेटिड हो गए। तो ये हो गया 2n 4C कंडीशन। अब क्या हुआ बेटा, ये डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड हुआ। तो सेल डिवाइड होने के बाद क्या हुआ बेटा, यहां पर 2n 2n ही है, प्लॉइडी में तो कोई चेंज नहीं आया। तो फिर ये डिवीजन कैसे हुआ, ये पहुंचे कैसे यहां पे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम था, ये सिंगल क्रोमेटिड वाले में कन्वर्ट हो गया, ये स्प्लिट हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो यहां पर क्या पहुंचा, दोनों क्रोमोसोम पहुंचे हैं। ये वाला इसको मान लेते हैं अपन कि ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मान लेते हैं कि ये 1A है, ये 1B है। ठीक है, एक मदर से आया था, एक फादर से आया था। तो क्या हुआ बेटा, यहां पर 1 पहुंचा है, 1A पहुंचा है और यहां पर 1B भी पहुंचा है। लेकिन यहां पर देखो 1A में 2 क्रोमेटिड थे, यहां पर एक ही क्रोमेटिड पहुंचा। 1B में भी क्या थे, 2 क्रोमेटिड थे, लेकिन यहां पर भी एक क्रोमेटिड पहुंचा। क्यों, क्योंकि बाकी के क्रोमेटिड कहां गए हैं, दूसरे सेल में गए हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ बेटा, 1A भी आया है और 1B भी आया है। अब बताओ मेरे को, यहां पर इस सेल के अंदर या इस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है ना, यानी कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम भी तो 2 है, दोनों एक नंबर का ही तो क्रोमोसोम है, पेयर में है ना बेटा, एक नंबर वाले 2 क्रोमोसोम है, तो आएगा तो 2n ही। लेकिन एक सेल के अंदर अब उस एक नंबर क्रोमोसोम वाले क्रोमेटिड कितने बचे, क्या पहले तो 4 क्रोमेटिड थे, ये क्रोमेटिड भी नंबर 1 क्रोमोसोम का था, ये क्रोमेटिड भी नंबर 1 क्रोमोसोम का था, ये क्रोमेटिड भी नंबर 1 का था, ये क्रोमेटिड भी नंबर 1 का था, 4C हो रहा था। यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर आप देखो नंबर 1 क्रोमोसोम पे एक क्रोमेटिड है, दूसरे वाले नंबर 1 क्रोमोसोम पे भी एक ही क्रोमेटिड है, तो ये क्या रह गया, 2n 2C कंडीशन आ गई है। अब ये जो 2n 2C कंडीशन आ गई है, इसी वजह से क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड भी हो गया और नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज भी नहीं हुए। पहले भी 2 ही क्रोमोसोम थे, अभी भी 2 ही क्रोमोसोम है, लेकिन चेंज क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमेटिड हो गया। अब समझो, ये सेल जब दोबारा डिवाइड करेगा, अभी जो अपन ने बात करी थी ना बेटा कि ये सेल दोबारा डिवाइड करेगा, तो दोबारा डिवाइड करने के लिए इसे क्या करना होगा, वापस से ऐसा बनना होगा, 2n 2C से 2n 4C बनना पड़ेगा, उसके बाद ये डिवाइड कर पाएगा। तो ये वापस से जो ये बनेगा 2n 4C, यही चीज क्या है, सेल साइकिल के अंदर अपने को मेनली पढ़नी है। डिवाइड कैसे करता है ये भी खैर पढ़ना ही है। अब यहां पर भी देख लो मियोसिस में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक, कैसे होता है वाली चीज क्या टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी बस क्या देख रहे हैं, क्या होता है। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो डबल क्रोमेटिड वाला क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 है यहां पे भी। अब क्या होता है बेटा, यहां पर जब ये हैप्लॉइड सेल बनेगा, जब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, फर्स्ट टाइम जब ये सेल डिवाइड करेगा,
तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एक इस सेल में आ जाएगा और एक इस सेल के अंदर चला जाएगा। हालांकि जाने के पहले इनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, वो कैसे आएंगे वो मियोसिस में समझेंगे, क्योंकि माइटोसिस में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, क्लोन बनते हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, पर यहां पर जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, वो कैसे आते हैं मियोसिस में समझेंगे। पर समझो क्या हुआ, एक 1 नंबर का पूरा क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड लेकर यहां पहुंच गया और दूसरा 1 नंबर का क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड लेकर कहां पहुंच गया, दूसरे सेल में पहुंच गया। तो देखो ये क्या है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है। तो यहां पर क्या हुआ, क्रोमोसोम 1 पहुंच गया, क्रोमोसोम 1 यहां पर पहुंच गया, अपने दोनों क्रोमेटिड लेकर आया है। ये लीजिए दोनों क्रोमेटिड लेकर आया है। यहां पर भी देख लीजिए क्या हुआ है, दोनों क्रोमेटिड लेकर आया है। यहां पर बात करें बेटा, जैसे यहां पर था 2n4c, तो यहां पर भी क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो गया। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 सेट है ना, एक सेट ये, दूसरा सेट ये, दोनों नंबर 1 ही तो क्रोमोसोम है। ये 1 और वो 2 होता तो 2n थोड़ा ना बोलते, फिर तो नंबर 1 भी एक है, नंबर 2 भी एक ही है, फिर तो हैप्लॉइड हो जाता वो, भले क्रोमोसोम 2 पर सेट तो एक ही है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, सेट की। 1 नंबर का क्रोमोसोम 1, 1 नंबर का क्रोमोसोम 2, तो एक जैसे 2 क्रोमोसोम 2 सेट है, 2n हो गया। नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हैं, 1 2 3 4, एक नंबर वाले क्रोमेटिड कितने हैं, 4, 2n4c कंडीशन। लेकिन यहां पर देखो बेटा, यहां क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा, एक यहां पहुंच गया, एक यहां पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, 2n से n ही तो रह गया, ये तो बेटा n हो गया है। अब क्रोमेटिड भी तो चेंज हो गए। यहां पर क्या था, एक नंबर वाले क्रोमेटिड कितने थे, 1 2 3 4, यहां क्रोमोसोम 1 पे कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है। तो नंबर 1 क्रोमोसोम टाइप के जो क्रोमेटिड है वो अब 2 ही तो रह गए, तो ये क्या हो गया बेटा, N2C रह गया है। क्रोमेटिड भी तो कम हो गई ना उस सेल के अंदर, जब एक क्रोमोसोम आया अपने साथ 2 क्रोमेटिड लाया, जब 2 क्रोमेटिड थे तो एक साथ 4 क्रोमोसोम थे, तो ये क्या रह गया, N2C। सिमिलरली ये वाला भी क्या रह गया, N और 2C, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है। एक क्रोमोसोम पहुंचा 2 क्रोमेटिड के साथ, एक क्रोमोसोम पहुंचा 2 क्रोमेटिड के साथ। अब क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, जैसे यहां पर ये आधे आधे हो गए थे ना जाने के लिए, अब वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये भी हाफ हो जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर। तो यहां पर एक क्रोमेटिड पहुंचेगा, यहां पर एक क्रोमेटिड पहुंचेगा, यहां पर एक क्रोमेटिड पहुंचेगा, यहां पर एक क्रोमेटिड पहुंचेगा। तो अब क्या हुआ बेटा, प्लॉइडी तो पहले भी n थी, अभी भी n है। यहां पर 1 नंबर का क्रोमोसोम 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। पर क्रोमेटिड में क्या हो गया, चेंज हो गया। क्रोमेटिड यहां पर 2 थे, अब क्रोमेटिड भी क्या रह गया, 1। तो यहां पर जो फाइनल सेल बना, जो गैमेट बने, उसमें क्या हुआ, n और c रहा। यहां पर क्या था, n और 2c था। ये एक बेसिक सा आइडिया आपको दिया है। ये चीज अपन दोबारा और अच्छे से देखेंगे और अच्छे डायग्राम से, बस दोबारा जब अपन देखें तो आप थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर सको, एकदम से नया सा नहीं लगे कि सर ये क्या चीजें हैं। इसलिए एक बार बेसिक समझा दिया है कि n का मतलब क्या है और c का मतलब क्या है। एक जैसे 2 क्रोमोसोम 2n, एक जैसा एक ही क्रोमोसोम n, एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड और 2 क्रोमोसोम में तो 4c, टोटल 4 क्रोमेटिड हैं 1 नंबर क्रोमोसोम वाले। एक क्रोमोसोम है उस पे 2 क्रोमेटिड है, कोई दूसरा 1 नंबर का क्रोमोसोम नहीं है, तो एक क्रोमोसोम उस पर 2 क्रोमेटिड, N2C। एक क्रोमोसोम उस पे क्रोमेटिड भी एक ही, तो क्या हो गया, N और C हो गया। समझ गए इस चीज को। तो इसी के साथ क्या होता है, अपना टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन वाला जो छोटा सा टॉपिक था, बेसिक सा टॉपिक, वो खत्म हो जाता है। अब अपने को क्या शुरू करना है, मेन टॉपिक, दैट इज माइटोसिस। मियोसिस माइटोसिस के बाद में पढ़ेंगे। अब माइटोसिस के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, माइटोसिस के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कॉजेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हो ही क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया है सेल में कि सेल को डिवाइड करना पड़ रहा है। तो अब अपन आते हैं बेटा कॉजेज ऑफ माइटोसिस पे। तो इसके लिए अपने पास 2 थ्योरीज है। एक थ्योरी है कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कर्ण प्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस और जो बाहर साइटोप्लाज्म है, इनके बीच का जो रेशो है उसकी बात होगी। सरफेस वॉल्यूम रेशो थ्योरी दूसरी थ्योरी है,
वो थ्योरी किसकी बात करेगी? सेल के अंदर के वॉल्यूम की और सेल की सरफेस की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस की। तो पहले अपन पढ़ते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय हर्टविग इन 1903, काफी पहले, लगभग आज से 100 साल या 120 साल के आसपास अपन मान लेते हैं। इतना पहले क्या हुआ था? ये थ्योरी दी थी किसने? हर्टविग ने। इन्होंने क्या बोला कि माइटोसिस तब होता है जब डिस्टर्ब हो जाता है क्या? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या फिर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो ऑफ द सेल। तो बेटा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब ही क्या है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशो जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, बेसिकली जब ये डिक्रीज हो जाता है, तब सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। तब उसे क्या करना होता है? माइटोसिस करना पड़ता है। तो देखो के आई क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बात ये आएगी कि सर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो निकाल लेंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे निकालेंगे? भाई बेसिक सी बात है कि ये एक सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अपने को अगर डायामीटर पता लग जाए या मान लो रेडियस पता लग जाए किसका? सेल का, और रेडियस पता लग जाए किसका? न्यूक्लियस का। तो बेटा अगर अपन ये रेडियस पता होगा अपने को, तो अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका? पूरे के पूरे सेल का। और न्यूक्लियस का भी रेडियस पता है तो अपन किसका वॉल्यूम निकाल लेंगे? न्यूक्लियस का। अपने को निकालना नहीं है, देखो मैथमेटिकल काम नहीं कर रहे हैं अपन ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसका सरफेस एरिया कितना है, या इसकी वॉल्यूम कितनी है, या इसका न्यूक्लियोप्लाज्म कितना है। अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं, बायो वाले हैं, मैथमेटिक्स में अगर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अपने पास क्या है? न्यूक्लियस का रेडियस है तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाल लिया, सेल का रेडियस है तो सेल का वॉल्यूम निकाल लिया। अब सिंपल सी बात है, टोटल वॉल्यूम जो है उसमें से क्या माइनस कर दो? न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो बचा हुआ पार्ट क्या रह जाएगा? ये वाला पार्ट, और यही तो क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम निकल जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अब देखो बात यह है कि जैसे अब देखो होता क्या है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, वो एक लिमिट के बाद इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म का क्या होता है? कंटिन्यूअसली सिंथेसिस चलता रहता है। तो साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब जैसे जैसे साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा? नीचे वाला पार्ट बड़ा होता जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। बेसिक मैथमेटिक्स तो आती है। 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 10 को 20 से डिवाइड करोगे हाफ रह जाएगा, 10 को 40 से डिवाइड करोगे 1/4 यानी कि 0.25 रह जाएगा। तो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? KI डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो लगभग एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे साइटोप्लाज्म बढ़ेगा वैसे वैसे KI डिक्रीज होगा, और जब KI एक लिमिट से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो सेल को क्या करना पड़ जाएगा? डिवाइड करना पड़ जाएगा। क्यों डिवाइड करना पड़ जाएगा? क्योंकि समझो बात को कि ये एक सेल है, इसके पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। पढ़ा था ना, आ रहा है याद? क्या पढ़ा था अपन ने? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। साइटोप्लाज्म कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। तो मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। यानी कि साइटोप्लाज्म को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। लेकिन अब क्या हुआ? ये सेल ग्रो हुआ, बहुत ही बड़ा हो गया धीरे धीरे, न्यूक्लियस तो उतना ही रह गया। अब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म बढ़ गया। अब क्या होगा? धीरे धीरे इसका कंट्रोल जाने लग जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल को रीगेन करना है। कंट्रोल को रीगेन करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? खुद को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 सेल बनाने पड़ेंगे, दोनों ही छोटे छोटे 2 सेल बनेंगे। इसे क्या करना पड़ेगा? इसे खुद को डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे क्या करना पड़ेगा? इसे खुद को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया है? साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा हो गया है कि न्यूक्लियस उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करेगा? डिवाइड करके 2 नए सेल बना देगा। अब 2 नए सेल बना देगा तो उनमें न्यूक्लियस भी तो 2 होंगे। अब देखो साइज पर नहीं जाना, वहां पे जगह नहीं थी, इसलिए 2 बहुत ही छोटे सेल बना दिए हैं। लेकिन हुआ क्या? फाइनली वापस से
न्यूक्लियोप्लास्ट तो उतना का उतना ही मान लो, क्योंकि न्यूक्लियोप्लास्ट में तो डबल होगा। पहले न्यूक्लियस होगा, वो क्या करेगा, वो डबल होगा। बेसिकली न्यूक्लियस डबल कैसे होगा, उसके अंदर प्रेजेंट डीएनए डबल होगा। न्यूक्लियस 2 बनेंगे, फिर क्या होगा, सेल 2 बनेंगे। दोनों सेल क्या कर लेंगे, साइटोप्लाज्म आधा आधा रख लेंगे। इसको ऐसे समझो कि मान लो क्लास है, जैसे स्कूल में क्लास हुआ करती थी, क्लास में बच्चे हुआ करते थे। अब कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हुआ करते थे। वंस अपॉन ए टाइम बिफोर कोरोना क्या थे, क्लास में बच्चे थे। तो एक क्लास में मान लो 100 बच्चे थे और एक टीचर उनको पढ़ा रहे थे। 110 बच्चे आ गए, न्यू एडमिशंस हुए, 140 आए, 150 आए, 200 आ गए। अब एक फैकल्टी इतने सारे बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा सपोज, तो क्या करना पड़ेगा, इन बच्चों को दूसरी क्लास में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी क्लास में बैठ के ये क्या करेंगे, कोई पढ़ाने वाला भी तो चाहिए। तो पहले क्या अरेंज करना पड़ेगा, पहले एक दूसरा फैकल्टी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, बच्चे आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, 100 इसके पास 100 इसके पास। अब दोनों का क्या हो गया, फैकल्टी का, दोनों को अपना अपना अपनी क्लास पे कंट्रोल मिल गया है। वही बात सेल के साथ चल रही है कि सेल था छोटा सा, उसमें कम साइटोप्लाज्म था, तो न्यूक्लियस आराम से कंट्रोल कर रहा था। साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो क्या हुआ, कंट्रोल करने वाले जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बढ़ गई, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या जरूरत है, साइटोप्लाज्म को हाफ हाफ करने की। लेकिन साइटोप्लाज्म हाफ तो हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल करने वाली भी तो 2 चाहिए। तो पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले डीएनए डबल होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और फिर क्या होगा, वो आपस में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके 2 नए सेल बना लेंगे, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वापस उस लेवल पर आ जाएगा जहां पर न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म को यानी कि मेटाबॉलिज्म को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अब बस यही बात यहां पर लिखी हुई है, दैट इज वाई सेल डिवाइड इनटू 2 सेल्स टू अटेन यानी कि रीगेन। पहले कंट्रोल था, कंट्रोल चला गया, वापस कंट्रोल लिया, क्या करके, डिवाइड करके। तो अब एक बात समझ जाओ जो अपन ने यहां पर अभी देखी है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो KI डिक्रीज होगा, यानी कि सेल जितना बड़ा होगा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उतना ही कम हो जाएगा, और सेल जितना छोटा होगा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उतना ही बढ़ जाएगा। दैट मींस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेल। अगर सेल छोटा है, भाई न्यूक्लियस का साइज अपन लगभग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस एक लिमिट के बाद ग्रो नहीं कर सकता, न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिमिट तक ही ग्रो होता है, उसके बाद केवल साइटोप्लाज्म ग्रो होगा। तो अपन मान लेते हैं कि यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, हाइपोथेटिकल यूनिट ले लेते हैं, व्हाटएवर यूनिट इट इज, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, 20 है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो 10 यूनिट है। तो यहां पर रेशियो क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब लेकिन अगर बड़ा सेल हुआ, बड़ा सेल है, न्यूक्लियोप्लाज्म लगभग उतना ही ले लेते हैं अपन 10, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, इस बार बड़ा सेल है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है, ये 40 है। तो बेटा क्या हो गया, यहां पर आंसर क्या आएगा, 1/4। तो दिख रहा है अगर सेल बड़ा है तो KI 1/4 कम है, सेल अगर छोटा है तो क्या है, KI ज्यादा है, 1/2 है। इन दोनों को कंपेयर करके बात कर रहे हैं, छोटे सेल का KI ज्यादा, बड़े सेल का KI कम होता है। और क्योंकि जब KI बहुत ज्यादा कम हो जाता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल जाने लग जाता है साइटोप्लाज्म के ऊपर से, तो रीगेन करने के लिए कंट्रोल को सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। सो दिस इज वन रीजन बिहाइंड माइटोसिस। एक और रीजन है, दैट इज सरफेस वॉल्यूम रेशो। अब सरफेस वॉल्यूम रेशो का क्या कहना है, इसका कहना ऐसा है कि जैसे जैसे सेल ग्रो करता है, यानी कि अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता है, तो बेसिकली सेल का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। लेकिन जो सरफेस एरिया है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद करो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज नॉट जस्ट द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो द मीडियम फॉर एक्सचेंज। तो सरफेस एरिया जो है बेटा वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो इंक्रीज होती है वो रैपिडली होती है, और सरफेस एरिया जो है वो लेस रैपिडली या स्लोली इंक्रीज होता है। क्यों? मैथमेटिकल रीजन है बेटा इसके पीछे। मैथमेटिकल रीजन क्या है, उसको ऐसे समझो कि अपने पास एक क्यूब है जिसकी साइड्स जो हैं, तीनों साइड जो है, तीनों की लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। ऐसा मत मान लेना कि एक ही साइड है, साइड तो बहुत है। उसका जो साइज है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ A = 1 सेंटीमीटर।
तो बेटा इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 6a स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। क्यों, 6 स्क्वायर होंगे ना, स्क्वायर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, 6 होंगे ना, डाइस मान लो 6 फेस होते हैं, तो 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आया 6, तो सरफेस एरिया तो यहां पर क्या है बेटा 6 है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करके, और यहां पर तीनों ही क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सरफेस डिवाइड बाय वॉल्यूम करो, 6 डिवाइड बाय 1 कितना आया 6। तो अभी सरफेस का और वॉल्यूम का जो रेशो है, सरफेस बाय वॉल्यूम जो है वो 6 है। लेकिन अब इस क्यूब को बड़ा कर दो, इसकी साइज को डबल कर दो, ए को 1 की जगह क्या ले लो 2 सेंटीमीटर ले लो। तो जैसे ही 2 सेंटीमीटर लिया, साइड क्या हो गई 2 सेंटीमीटर की हो गई। अब सरफेस क्या हो गई 6a स्क्वायर के हिसाब से, 2 का स्क्वायर करेंगे अब क्या आएगा 4, और 6 साइड है तो 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आया। वॉल्यूम क्या हुई, लेकिन वॉल्यूम क्यूब में इंक्रीज हुई, वॉल्यूम क्या आ गई 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 हो गया। तो बेटा अब क्या करा अपन ने, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम किया, तो 24/8 3, देखो कितना डिक्रीज हो गया, एक ही बार में हाफ हो गया। अभी तो लेकिन सेल और ग्रो करेगा, अपन अपने मैथमेटिकली क्यूब को और ग्रो कर देते हैं, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ बेटा, जो साइड से हैं सारी साइड 3 सेंटीमीटर की हो गई, जो लेंथ है ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो अब की बार सरफेस एरिया क्या हुआ 3 का स्क्वायर 54, मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 साइड है ना, तो 54, और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, सीधा क्यूब हुआ वो तो 27। अब डिवाइड करो तो क्या रह गया 2 रह गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, वॉल्यूम तो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होता है, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूला में क्यूब करते हैं अपन, लेकिन सरफेस एरिया धीरे इंक्रीज होता है क्योंकि उसके में अपन क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो एक टाइम बाद सेल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री इतनी सफिशिएंट नहीं रहेगी कि वो रिक्वायर्ड एक्सचेंजेस करा सके। तो अब क्या होगा, या तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, जैसे बलून बर्स्ट हो जाता है, फूलते फूलते बर्स्ट हो जाता है, या फिर अब सेल को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग 2 साइटोप्लाज्म, 2 अलग अलग बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, ताकि क्या हो सरफेस एरिया सफिशिएंट रहे, अंदर मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है उसके लिए जो एक्सचेंज करने हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच वो हो सके। एक्सचेंज बेटा बेसिक से ग्लूकोज आएगा, फॉर एग्जांपल फूड आएगा, वेस्ट मटेरियल जाएगा, O2 आएगा, CO2 जाएगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इस सब के लिए एक्सचेंज का मीडियम चाहिए ना, तो वो मीडियम कम पड़ गया था। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सरफेस एरिया कम रह गया था, तो सेल को क्या करना पड़ा डिवाइड करना पड़ा। अब एक बात जो याद रखना, ये कभी मत सोचना पहले वाली थ्योरी गलत है बाद वाली सही है, या बाद वाली गलत है पहली वाली सही है, दोनों ही थ्योरी सही है, दोनों ही रीजन है बिहाइंड माइटोसिस। माइटोसिस होने के लिए ये दोनों ही रीजन क्या है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। We have already discussed the reasons behind mitosis. 2 चीजें हमने देखी हैं, बेसिकली 2 थ्योरीज, one is surface volume ratio, another is karyoplasmic index theory। इन दोनों के अंदर क्या है बेटा, किसी अलग अलग रीजन से सेल को डिवाइड करना पड़ता है, और दोनों ही रीजंस क्या हैं बिल्कुल सही है। या तो न्यूक्लियस का कंट्रोल चला जाता है तो उससे कंट्रोल रीगेन करना होता है, या फिर सरफेस एरिया कम रह जाता है, वॉल्यूम इतनी इंक्रीज हो जाती है कि सरफेस एरिया इनसफिशिएंट हो जाता है, तो सेल को क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ जाता है। अब अपन देखने वाले हैं माइटोसिस को, सेल साइकिल को। तो बेसिक सी बात है, जो सेल साइकिल है इसका जो ड्यूरेशन होता है कि एक सेल कितने ड्यूरेशन में डिवाइड होकर 2 नए सेल बना लेगा, और जो बीच का टाइम है पूरा का पूरा सेल साइकिल में डिवाइड करने के पहले जो उसको ग्रोथ करनी है, डिवीजन की तैयारी करनी है, इस सब चीजों में जो टाइम लग रहा है वो वेरी करता है सेल टू सेल या फिर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल एज वी आर ह्यूमंस, हमारे अंदर भी क्या है सेल से, हम भी ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो सेल है ह्यूमन सेल है, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू डिवाइड। 24 आवर्स लगते हैं उसको सेल साइकिल पूरा करने में, सिर्फ डिवाइड करने में नहीं, एक्चुअली पूरा सेल
साइकिल पूरा करने में। मतलब क्या हो गया, जितनी भी प्रिपरेशन करनी थी, जो ग्रोथ करनी थी वो करी, और उसके बाद क्या करा, डिवाइड करा। द एंटायर प्रोसेस टेक्स अराउंड 24 आवर्स। यीस्ट का एग्जाम्पल अगर अपन लें, जो यूनिसेल्युलर फंजाई है यीस्ट, उसको लगते हैं 90 मिनट्स टू कंप्लीट सेल साइकिल। अब बेटा जो सेल साइकिल है इसके दो पार्ट अपन ने कर रखे हैं। एक इंटरफेस, जब सेल एक्चुअली में डिवाइड नहीं हो रहा है, जब वो डिवीजन की प्रिपरेशन कर रहा है। एंड एम फेज और डिवीजन फेज, जहां पर अंडर द माइक्रोस्कोप द सेल विल बी ऑब्जर्व डिवाइडिंग। ये वो फेज है जब अपने को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर सेल एक्चुअली में डिवाइड होता हुआ 1 से 2 सेल बनते हुए दिखेंगे। उसके अंदर अपने को फिजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये वो फेज है बेटा इंटरफेस, जहां पर अपने को सेल डिवाइड होता हुआ नहीं दिखता है। अपने को ऐसा लगता है कि सेल अभी रेस्ट कर रहा है, पर वो रेस्ट नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है। वो क्या कर रहा है, सारी की सारी प्रिपरेशन कर रहा है। किस चीज की, सेल के डिवीजन की। इसको ऐसा समझ लो कि जैसे नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं अपन, नीट का एग्जाम है, वो क्या है, एम फेज है, डिवीजन फेज है। उस दिन सारी मेहनत करते हुए देखेंगे अपने को, जो इन्विजिलेटर होगा वो देखेगा ये बच्चा क्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट दिन क्या है, यही तो है अपने लिए, नीट का एग्जाम, जिस दिन अपने को नर्वस नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रखना है और पेपर एकदम क्रैक करके आना है। लेकिन क्या अपन डायरेक्ट यहां पहुंच गए थे क्या? पहले अपन ने साल भर क्या करी है, प्रिपरेशन करी है। तो दुनिया की नजर में हो सकता है अपन रेस्ट कर रहे हो क्योंकि अभी एग्जाम में नहीं बैठे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसकी, नीट के एग्जाम की। बस वैसे ही सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवीजन का टाइम आने के पहले जो प्रिपरेशन का टाइम लगा है, दैट इज इंटरफेज। इसको पहले रेस्टिंग फेज मान लिया जाता था, पर एक्चुअली में ये क्या है, सबसे ज्यादा एक्टिव फेज है। इसी टाइम पर क्या हो रही है, सारी प्रिपरेशन हो रही है। फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अब देखो सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल में अपन ने क्या देखा था कि एक सेल है, उसने क्या करा, डिवीजन करा, 2 सेल बने, फिर ये सेल वापस से ग्रो करेगा और फिर वापस से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बेटा ये क्या है, ये एम फेज है, ये डिवीजन है। ये भी क्या है, एम फेज है, डिवीजन है। तो ये जो 2 डिवीजन हुए हैं, इन 2 डिवीजन के बीच का जो ये गैप है जिसमें तैयारी हुई है अगले डिवीजन की, दैट इज इंटरफेज। दैट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 एम फेज के बीच का जो इंटरवल है, दैट इज इंटरफेज, जहां पर क्या हो रही है, सारी तैयारी हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट एक्टिव फेज। पहले इसको अज्यूम कर लिया गया था रेस्टिंग फेज, बिकॉज अंडर द माइक्रोस्कोप हमें सेल ऐसे डिवाइड होता हुआ नहीं दिखता है। कंज्यूम मोर देन 95% टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल 24 आवर्स का है तो आप समझ रहे हो 95% से भी ज्यादा जो टाइम है वो किसने कंज्यूम किया है, वो 95% से भी ज्यादा टाइम जो है इट इज कंज्यूम्ड इन इंटरफेस। तैयारी में ही तो मैक्सिमम टाइम लगता है, एग्जाम तो 3 घंटे का ही होता है बेटा। हाँ, यहां पर ये मत समझ लेना कि एमफेज 3 घंटे का है, नीट का एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। अब एमफेज जो है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड क्या है, इसमें कौन सा ड्रामा होने वाला है, जो चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। अपन देखेंगे कि क्या हुआ है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब हो रहा है, वो डिसअपियर हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, और क्या कंडेंस हो गया, क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, और क्या आ गए, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए, सेल के बिल्कुल बीच में आ गए, सेंटर पे अलाइन हो गए, फिर स्प्लिट हो गए, 1 से 2 हो गए क्रोमोसोम, और फिर वो अपोजिट पोल पर गए, और फिर क्या हुआ, वापस डीकंडेंस हुए, 2 न्यूक्लियस बने और सेल क्या हुआ, डिवाइड हो गया। दिस इज द ड्रामा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। Consume less than 5% of total duration of cell cycle. सेल साइकिल का लेस देन 5% ड्यूरेशन जो होता है बेटा, वो कौन कंज्यूम करता है, एम फेज कंज्यूम करता है। ऐसा मान लो कि जो इंटरफेज है, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ये 23 आवर्स का है और ये केवल 1 आवर का है। टोटल 24 आवर्स क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन हो गया है। फिर बेटा अब अपन बात करते हैं डिटेल में इंटरफेस की। बेसिकली 2 पार्ट है ना, इंटरफेस एंड एम फेज। तो पहले इंटरफेस डिस्कस करते हैं, फिर एम फेज डिस्कस करेंगे, फिर पूरे को डायग्रामेटिकली एक साइकिल के अंदर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंटरफेस की बात करें बेटा अगर अपन, तो इंटरफेस के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट G1 या फिर फर्स्ट गैप।
दूसरा पार्ट एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, और तीसरा पार्ट G2 फेज या फिर सेकंड गैप। अब देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या है। जो हमारा G1 फेज है, देखो ये सेल है, इस सेल ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये बिल्कुल नया सा एक छोटा सा सेल बन के आया है। जब ये नया सा सेल बन के आया है तो ये किसमें है, G1 फेज में। अब ये क्या करेगा, बहुत सारी ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके बड़ा सा सेल हो जाएगा। और फिर इस बड़े से सेल के अंदर क्या करना है, डिवीजन की तैयारी हो रही है। तो अपन ने बात करी थी, जब न्यूक्लियस का कंट्रोल चला जाता है तो क्या करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। लेकिन साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो जाएगा, पर कंट्रोलर भी तो दो चाहिए, तो एक न्यूक्लियस भी तो बनाना पड़ेगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। तो डीएनए को भी क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ताकि एक डीएनए जो है वो इस साइड चला जाए एक सेल में, और जो रेप्लिकेट किया हुआ डीएनए है वो दूसरी साइड चला जाए, ताकि दोनों के अंदर आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहे। तो वो चीज क्या है, एस फेज है, जिसमें क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ग्रो करेगा, थोड़ी सी फाइनल प्रिपरेशन करेगा सेल अपने डिवीजन के लिए, और उसको अपन ने क्या बोला है, G2 फेज। अब एक बात को समझो, ये फेज एस फेज के पहले है, ये फेज एस फेज के बाद में है। G2 के जस्ट बाद में क्या आता है, G2 के जस्ट बाद में आएगा M फेज यानी कि डिवीजन फेज। और G1 के जस्ट पहले क्या था, ये सेल डिवाइड होकर ही तो आया है G1 के अंदर। तो इसके जस्ट पहले क्या रहा था, इसके जस्ट पहले भी क्या रहा था, M फेज रहा था, यानी कि डिवीजन फेज रहा था। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको पोस्ट माइटोसिस बोल सकते हैं या पोस्ट डिवीजन बोल सकते हैं, और इसको प्री माइटोसिस या प्री डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं। फिर बेटा ये एस फेज है, यहां पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो फेज है ये डीएनए के सिंथेसिस के पहले है, तो इसको प्री सिंथेसिस बोल सकते हैं, इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं। अब यही बातें हैं बेटा, ये इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या है, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है जहां पर सेल ने मैक्सिमम ग्रोथ करी है, वो फेज कौन सा है, G1 फेज, ग्रोथ 1 फेज या फर्स्ट गैप फेज। इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, क्योंकि माइटोसिस के बाद का है तो पोस्ट माइटोसिस या फिर पोस्ट डिवीजन, पर डीएनए सिंथेसिस के पहले का है, इसलिए प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी इसको अपन ने बोला है। फिर बेटा ये बात तो हो गई पोस्ट माइटोसिस और प्री डीएनए सिंथेसिस की। अब देखो एस फेज की। एस फेज क्या है, G1 और G2 के बीच का फेज है। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होगा सिंथेसिस डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए की 2 कॉपीज बनेंगी, ताकि दोनों सेल्स के अंदर आइडेंटिकल कॉपीज क्या हो जा सके, और फिर वो दोनों कॉपीज क्या कर सके, नए सेल को कंट्रोल कर सके न्यूक्लियस के फॉर्म में। तो इसमें क्या हुआ है, डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए के सिंथेसिस के बाद आया पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, दैट इज ग्रोथ 2 फेज या फिर G2 फेज या फिर सेकंड गैप फेज। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्री डिवीजन फेज बोल सकते हैं, प्री माइटोसिस फेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या होने वाला है, सेल डिवाइड होने वाला है। मैक्सिमम ग्रोथ इसमें होगी, इसमें भी होगी थोड़ी बहुत ग्रोथ। यहां पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, और यहां क्या होगी, फाइनल तैयारी। मैक्सिमम तैयारी यहां पर करी, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, जो ग्रोथ करनी थी, वो सब यहां करा, साइटोप्लाज्म बनाया। अब डिवाइड करने की जरूरत है, तो क्या करा बेटा, डीएनए का डुप्लीकेशन करा। फिर एक बार क्या करा बेटा, फाइनल प्रिपरेशन करी, और फिर क्या कर दिया, एम फेज कर दिया, सेल ने क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया। कैसे कर लिया वो तो अपन पढ़ेंगे, अभी बस अपन क्या देख रहे हैं, इंटरफेज देख रहे हैं। अब जरा एम फेज की बात करते हैं कि डिवीजन फेज में आखिर क्या होता है। तो बेटा डिवीजन फेज के 2 पार्ट्स हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, जहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। पहले अपन ने बात करी थी ना, जब क्लास को डिवाइड करेंगे, बच्चे तो दूसरी साइड भेज देंगे, फैकल्टी भी तो 2 चाहिए जो उनको पढ़ाए। तो न्यूक्लियस में, तो सेल में भी तो वही बात है कि साइटोप्लाज्म तो हाफ हाफ कर देंगे, लेकिन उसके पहले क्या चाहिए, 2 न्यूक्लियस। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस 1 से 2 बनेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड करा जाएगा। आधा साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस के पास, आधा दूसरे के पास, 2 इंडिविजुअल सेल बन जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस अपने अपने साइटोप्लाज्म को इंडिविजुअली कंट्रोल आराम से कर लेंगे। कैरियोकाइनेसिस है बेटा, वो कैरियोकाइनेसिस कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, काफी टाइम लगता है इसके अंदर, और 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है।
द वेरी फर्स्ट स्टेप प्रोफेज सबसे लंबी स्टेप है इसके अंदर, जहां पर अपन देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो रहा है और धीरे धीरे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। फिर अपन देखेंगे मेटाफेज, जहां पर क्या होगा, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे। फिर अपन देखेंगे एनाफेज, जो सबसे कम ड्यूरेशन का होता है। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम स्प्लिट होगा, 1 से 2 क्रोमोसोम बनेंगे। कैसे बनेंगे वो अपन एम फेज में डिटेल में देखेंगे जब एनाफेज को एज अ सेपरेट टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर फाइनल स्टेप टीलोफेज, जो प्रोफेज का रिवर्स होता है। यहां पर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर तो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुआ था, यहां पर वापस से न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर होगा। यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम अपीयर हुए थे, यहां क्रोमोसोम डिसअपीयर हो जाएंगे, वापस से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा। तो यानी कि जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है, यानी कि जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो पहले होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाद में होगा। कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फाइनली टीलोफेज होगा। लॉन्गेस्ट जो है वो प्रोफेज होगा, शॉर्टेस्ट जो है वो एनाफेज होगा। फिर बेटा साइटोकाइनेसिस की बात करें तो ये 2 टाइप से होता है, क्योंकि एक प्लांट में होता है, एक एनिमल में होता है। समझ रहे हो बात को, ये तो प्लांट और एनिमल सेल सभी में कॉमन चलेगा। ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऐसे ही होगा, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। लेकिन जब अपन साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बात करेंगे, जब लिटरली सेल 1 से 2 बनेगा, उस वक्त क्या होगा बेटा, प्लांट के अंदर तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और एनिमल सेल के अंदर फरो या फिर क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो, बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो हमारा प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो ये एक सेल है, तो सेल के अंदर पहले एक प्लेट बनती है जो अंदर से बाहर की तरफ क्या करती है, सेल को अंदर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फैशन में क्या करती है, डिवाइड करती है। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुल होती है और क्या होता है, फरो बनने लग जाता है। ये कुछ इस तरह से हो जाता है और फिर फाइनली क्या होता है, सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन जाते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनेगी, वहां फरो का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फैशन में पुल नहीं किया जाएगा। यहां पर जो डिवीजन है वो इनर से आउटर साइड होगा, सेल का डिवीजन पूरा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया बेटा प्लांट और एनिमल के साइटोकाइनेसिस में। अब देखो जो अपन ने बातें पढ़ी हैं, अब इनको कंबाइनली देख रहे हैं। इंटरफेस की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें डिटेल में याद रखनी है उनको पढ़ेंगे।